हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ अ न्यू चैप्टर जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों ने जो प्रोडक्शन चैप्टर है उसको अच्छे से गो थ्रू किया होगा। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट चैप्टर है ये कंटिन्यूएशन में ही आपको पढ़ना है। ठीक है। प्रोडक्शन क्या है? तो प्रोडक्शन किसी भी चीज को उत्पादित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके अंदर हम लोग इनपुट लगाते हैं और कुछ आउटपुट हमको मिलता है। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग को बताया गया होगा पिछले चैप्टर के अंदर। तो जब आप सामान यूज कर रहे हो, यूज करोगे, कुछ इनपुट अप्लाई करोगे, तब जाके ना आपको आउटपुट मिलेगा, नहीं कुछ बना पाओगे। हाँ या ना? तो उन सब चीजों के बारे में आपको प्रोडक्शन चैप्टर के अंदर बताया गया है। और इस चैप्टर के अंदर आप बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हो? तो जब आप कोई भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हो एज इनपुट, जो कि फिफ्थ चैप्टर के अंदर, जो पिछले के चैप्टर के अंदर आपको बताया गया था प्रोडक्शन चैप्टर के अंदर, तो इस्तेमाल अगर कर रहे हो तो इस्तेमाल करने के लिए वो सामान के बदले आपको पे करना होगा। हाँ या ना? तो उन सब खर्चों के हिसाब किताब, उन सब खर्चों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के अंदर। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस नए चैप्टर को। और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रोडक्शन से जिस तरीके से कॉस्ट कनेक्टेड है, आगे आने वाले चैप्टर्स भी जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आने वाले चैप्टर्स को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या है कॉस्ट? बेसिकली होता है क्या? कॉस्ट को हम लोग समझ सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पहले क्लियर कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी इज द पेमेंट मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी। यानी किसी भी वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया में हम लोग के द्वारा जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया गया है, उसके इस्तेमाल के बदले जो भी हम लोग मौद्रिक भुगतान करते हैं, जो भी हम लोग मॉनेटरी एक्सपेंस करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ओके, बात करते हैं कॉस्ट फंक्शन किसको कहा जाता है। याद होगा आप लोगों को कि हम लोग जब वहां पे पढ़ रहे थे तो वहां पे एक टर्म हमको मिला था अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन। इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रोडक्शन फंक्शन किसको कहते हैं? तो प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, यानी इनपुट और आउटपुट के बीच में जो संबंध हमको पाया जाता है, जो संबंध हमको दिखता है कि हायर इनपुट वी विल अप्लाई, वी विल गेट हायर आउटपुट, लोअर इनपुट वी विल अप्लाई, वी विल गेट लोअर आउटपुट। ये जो संबंध हमको मिलता है इनपुट और आउटपुट के बीच का, उसी को हम लोगों ने क्या समझा था? प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। सिमिलरली किसी ने पूछा कॉस्ट फंक्शन किसको कहा जाता है? तो कॉस्ट फंक्शन का मतलब होता है आउटपुट तथा खर्चे के बीच का जो संबंध होता है। ठीक है, यानी जो आप खर्च कर रहे हो और जो आप बना रहे हो, उसके बीच का जो संबंध होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट फंक्शन। उम्मीद करें ये चीज समझ में आ रहा होगा। सीधा सा लॉजिक है। पिछले चैप्टर में हम लोग ने वस्तुओं के बारे में बात किया था जिसका इस्तेमाल करके हम सामान बना रहे थे। अब जब आप वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस्तेमाल करने के बदले आपको क्या करना होगा? खर्चा करना होगा। तो इस खर्चा और आउटपुट के बीच का जो संबंध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। उम्मीद कर रहे हैं यहां तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग अच्छे से और डिटेल में समझने की कोशिश करें, तो यहां पे याद होगा आप लोगों का कि टाइम हम लोगों ने पढ़ा था। वहां पे टाइम, दो टाइम कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सीखा। एक था हमारा शॉर्ट पीरियड और एक था लॉन्ग पीरियड। आपको याद होगा शॉर्ट पीरियड के अंदर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी शॉर्ट पीरियड के अंदर जो हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, इसमें से कुछ जो होता है वो फिक्स्ड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फिक्स फैक्टर, और कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं?
वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझिए कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब आप फिक्स फैक्टर यूज कर रहे हो तो उसके बदले आपको खर्चा करना होगा। इस्तेमाल करो तो भाई पेमेंट तो करना होगा ना। मान लेते हैं मैंने बताया था ये एक जमीन है, ठीक है, एक जमीन का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ये जमीन क्या हो गया, फिक्स फैक्टर हो गया। इस जमीन के बदले जो आपने पैसा पे किया है या इस जमीन का इस्तेमाल करने के लिए जो आप रेंट पे कर रहे हो वो क्या कहलाएगा, फिक्स कॉस्ट कहलाएगा। यानी समझिए इस चीज को कि वॉट एवर एक्सपेंस दैट वी मेक इन ऑर्डर टू यूज फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, वो भी पैसे हम लोग पे करते हैं ताकि हम लोग फिक्स फैक्टर का इस्तेमाल कर सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट कहते हैं। और जो भी पैसा हम लोग पे करते हैं ताकि हम लोग वेरिएबल फैक्टर का इस्तेमाल कर सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ रहा होगा। सेम वही चीज है, पिछले चैप्टर में हम लोग ने वस्तुओं की बात किया, अब इसमें हम लोग क्या बात करें, उन वस्तुओं के ऊपर किए जाने वाले खर्च के बारे में। आपने वहां पढ़ा था कि शॉर्ट पीरियड के अंदर फिक्स फैक्टर हमेशा फिक्स रहता है, वेरिएबल फैक्टर जो होता है वो परिवर्तनशील होता है। यानी शॉर्ट पीरियड के अंदर अगर उत्पादक प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है तो वो केवल और केवल वेरिएबल फैक्टर की मात्रा को बढ़ा के प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका जो पर खर्चा हो रहा है वो कहलाएगा फिक्स कॉस्ट, और इसके ऊपर जो पैसा आप पे कर रहे हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। वहीं दूसरी ओर आपको याद होगा कि लॉन्ग पीरियड के अंदर जो आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, इसमें सारे के सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑल आर वेरिएबल फैक्टर। समझ में आ रहा है, इसमें सभी क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो आपका लॉन्ग पीरियड होगा इसमें केवल और केवल हमको क्या देखने को मिलता है, केवल हमको देखने को मिलेगा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे के सारे फैक्टर्स क्या हैं, वेरिएबल इन नेचर है। हम सबको जितना चाहे उतना अपना क्षमता के हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक चीज और आप लोगों को याद रखने की जरूरत है कि कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जब आपने क्या देख लिया, शॉर्ट पीरियड के अंदर, शॉर्ट पीरियड के अंदर आपके द्वारा, आपको याद होगा कि हम लोग कोई भी सामान को जब प्रोड्यूस करते हैं तो हमको चाहिए क्या, फिक्स फैक्टर चाहिए। फिक्स फैक्टर जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिक्स फैक्टर का इस्तेमाल करने के लिए हमको खर्च करना होगा पैसा, तभी ना वो सामान हमारे पास आएगा। ठीक है, अब जो पैसा हम फिक्स फैक्टर के ऊपर खर्च करते हैं वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉस्ट कहलाएगा। जो अच्छा शॉर्ट पीरियड के अंदर कुछ तो फैक्टर्स होते हैं वेरिएबल, वेरिएबल इन नेचर, यानी उसको हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं, इसलिए उसको वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। तो पैसा आपने क्या किया, वेरिएबल फैक्टर के ऊपर किया है, तो क्या कहेंगे, कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लेते हैं कि मेरे द्वारा ये दुकान चलाया जा रहा है, यहाँ पे एक दुकान में चला रहा हूँ। ठीक है, इस दुकान का जो रेंट है, दुकान का अगर मैं ये जगह इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये फिक्स फैक्टर हो गया शॉर्ट पीरियड के अंदर। अब जब मैं इस्तेमाल करूँ तो कुछ पैसे का भुगतान करना होगा, वो भुगतान, वो एक्सपेंस, वो खर्चा मैं रेंट के रूप में करूंगा, और वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मेरे लिए फिक्स कॉस्ट। क्यों, ये रहता है फिक्स्ड इन नेचर। मान लेते हैं मेरा रेंट जो लग रहा है वो 100 रुपया लग रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा मैं बहुत सी चीजों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे मैं लाके साड़ी सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो साड़ी मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, यानी प्रोडक्ट जो मैं लेके आ रहा हूँ, जो मैं प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ वो कितना लाऊंगा कितना नहीं लाऊंगा वो मेरे ऊपर है। मैं इस महीने चाहता हूँ ज्यादा बेचना, 1000 पीस बेचना चाहता हूँ, मैं बढ़ा सकता हूँ। मेरा अगले महीने मन करे कि मैं केवल 500 पीस साड़ी बेचूं, इसमें मैं घटा सकता हूँ। लेकिन इसका जो किराया है वो मेरे लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, कम से कम एक निश्चित समय के लिए। तो इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट कहते हैं। और वहीं जो मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ साड़ी लाने के लिए ताकि मैं उसको अपने दुकान में बेच सकूं, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया। क्यों, ये वेरिएबल इन नेचर होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं
मेरे द्वारा जो साड़ी लाने में जो पैसा खर्च हुआ है वो 200 रुपया हुआ है। यानी अगर मैं देखूं तो इस दुकान को चलाने में मेरा कुल खर्चा कितना लग रहा है, तो मेरा खर्चा लगा रेंट पे करने में, और इसके अलावा मैं इस दुकान को चलाने के लिए मैं सामान लेके आ रहा हूं, तो चलो तो प्रोडक्ट भी लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो दोनों ही चीजों पे मेरा पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रेंट पे मेरा 100 रुपया खर्च हुआ, प्रोडक्ट जो मैं लेके आ रहा हूँ दुकान में बेचने के लिए उसके ऊपर मेरा 200 रुपया खर्च हुआ। यानी इस दुकान को चलाने में मेरा कुल खर्च कितना हो रहा है? 300 रुपया हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारे लिए क्या हो गया, शॉर्ट पीरियड के अंदर एक सीधा सा कॉन्सेप्ट हो गया। एक चीज और हम लोग को यहाँ जो याद रखना है, वो एक टर्म होता है। देखिए, जो भी चीजें मैं यूज कर रहा हूं, जो भी चीज मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, वो दो तरह का होता है। या तो मैं उसको कहीं से हायर करके लेके आऊंगा, ठीक है, रेंट वर्ड मैंने यूज किया है। या तो मैं रेंट पे लूंगा कोई भी सामान, चाहे वो फिक्स हो चाहे वेरिएबल हो, ठीक है, या फिर वो सामान मेरा खुद का होगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लेते हैं कि ये जो दुकान है जिसका मैं किराया 100 रुपये पे कर रहा हूं, ठीक है, ये मैंने रेंट पे लिया हुआ है, तो ये मेरा खुद का नहीं है, ये रेंटेड हो गया। लेकिन अब रेंट पे जब मैंने लिया है तो कितना पे कर रहा हूं मैं? 100 रुपया का मंथली पे कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दो टर्म यूज किया गया है। एक्सप्लिसिट किसको कहा जाता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, it include actual money expenditure incurred by a firm in hiring or buying the factors it needs in the production process। यानी उत्पादन प्रक्रिया में जिस भी चीज की हमको आवश्यकता है, उस चीज को अगर हमने बाजार से हायर किया है, रेंट पे लिया हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है, जो हायर करके आप लेके आए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। वहीं दूसरी ओर मान लेते हैं कि ये जो एरिया है, ये जो रूम है, ये मेरा खुद का है, मैंने रेंट पे नहीं लिया हुआ है। तो यहां पे जो मैं 100 रुपए का भुगतान करूंगा, क्या मैं उस 100 रुपए को कंसीडर करूंगा या नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा, क्योंकि अगर मैं ये 100 रुपए अपने केस में कंसीडर नहीं करता हूं, तो मैं कहीं ना कहीं आगे जाके ये सही सेंसेबल डिसीजन मेरे लिए नहीं होगा। तो वो पैसा जो मैं किसी और को पे कर रहा हूं, क्यों पे कर रहा हूं? क्योंकि मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर किया है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और यदि आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो और वो आपका स्वयं का है, खुद का है, आपने कहीं से हायर नहीं किया है, वो जो भुगतान है वो आपको स्वयं को करना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। याद रखिएगा इसको। ये दो टर्म अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, 2 मार्क्स में, कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग आगे देखते हैं इस चीज को। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब भी हम लोग बात करते हैं कॉस्ट का, यानी खर्चे का, तो खर्चा क्या होता है शॉर्ट पीरियड के अंदर? खर्चा जो है शॉर्ट पीरियड के अंदर दो टाइप का होता है, ठीक है। एक हो गया आपके लिए फिक्स्ड कॉस्ट, और एक हो गया आपके लिए वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग फिक्स कॉस्ट किसको कहते हैं, पहले बाय डेफिनेशन चलते हैं। फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट या दोज एक्सपेंसेस विच आर मेड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यानी फिक्स कॉस्ट आमतौर पे उस खर्च को कहा जाता है जो एक उत्पादक के द्वारा फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर किया जाता है। जैसे रेंट हो गया, फिक्स कॉस्ट है या नहीं है? आप आज दुकान रेंट पे ले लिए हो, ठीक है, दुकान आज चले नहीं चले, 1 महीना बंद करके छोड़ दो, रेंट तो आपका फिक्स रहने वाला है, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं, बढ़ेगा भी तो हर महीने नहीं बढ़ता है, वो एक टाइम के बाद बढ़ाया जाता है। फिर क्या होगा, कुछ समय के लिए वो आपका सेम रहता है। तो ये क्या हो गया आपके लिए? फिक्स कॉस्ट हो गया। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, उस हिसाब से समझने दीजिएगा। मान लेते हैं अ, मैं यहाँ पे यूनिट की बात करता हूँ,
एक हो गया आपके लिए टोटल फिक्स कॉस्ट, फिर हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इसके बाद हो गया कुल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कहते हैं, कुल लागत कहा जाता है। ठीक है, इसको समझिएगा। मान लेते हैं आपने एक शॉप लिया है, उसका किराया तय हुआ है कितना, 2,000 रुपया। कितना किराया तय हुआ है, 2,000 रुपया। आप इस शॉप के अंदर कुछ भी नहीं बेच रहे हो, कुछ भी नहीं बना रहे हो, बनाओ चाहे ना बनाओ आपको किराया क्या होगा, देना पड़ेगा। लेकिन ऐसी सूरत में आपके द्वारा क्या वेरिएबल फैक्टर का इस्तेमाल किया गया है, नहीं ने इस्तेमाल किया है, तो उस सूरत में क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन 2। कुल यहाँ पे मेरे जेब से, क्योंकि मैंने ना शॉप लिया है, मैंने ये एरिया लिया है, इस एरिया के अंदर मान लेते हैं कि मैंने एक एरिया ले लिया है, इस एरिया में मैं समोसा तल के बेचना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेके आऊं, मैं कोई मैदा नहीं, मैं समोसा बना ही नहीं रहा हूं, तो समोसा बना ही नहीं रहा हूं तो यहाँ मैदा आलू गैस इत्यादि पे होने वाला खर्चा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन रूम रेंट मेरे लिए 2,000 तय हो चुका है, तो मैं बनाऊं चाहे नहीं बनाऊं मुझे 2,000 पे करना है। तो ऐसी सूरत में मेरा कुल खर्च कितना हो गया, 2 हो गया। इसके बाद अब आप एक प्रोडक्शन करना स्टार्ट किए हो, ऐसी सूरत में किराया विल रिमेन सेम। ठीक है, हर महीने तो चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पे आपने 2 ले लिया, फिर आप 2 बनाओगे तभी भी किराया क्या रहेगा, सेम रहेगा। नहीं, निश्चित समय के लिए किराया क्या रहता है, हर महीने तो चेंज होता नहीं है। ये रहने वाला है हमारे लिए। अब यहाँ पे जो चीज हम लोग को समझना है, थोड़ा सा पहले देख लीजिए, टेबल का ट्रिक देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि हम लोग ऐसा करते क्यों है। ठीक है, क्योंकि टेबल परफेक्ट है तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% परफेक्ट बनने वाला है। पहले मैं समझाता हूँ कि टेबल कैसे बनता है, फिर मैं बताऊंगा ऐसा क्यों किया जाता है। तो ये तो आपका कांस्टेंट रहने वाला है। फिर बात करते हैं टीवीसी के बारे में। तो ऑब्वियस सी बात है, 0 पॉइंट पे ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। मान लेते हैं मैं यहाँ पे प्रोडक्शन 4। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ 10। यहाँ कितना हुआ, ठीक है, 4 बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले देख लीजिए। ठीक है, ये जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट से टेबल बनाया हुआ है, इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको याद रखना है। करना क्या है कि फिक्स कॉस्ट आपका कांस्टेंट रहने वाला है, टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितने का बढ़ा है, 10 का, फिर 8 का, फिर 10 8, इसके बाद हम लोग ने क्या किया, इंक्रीज करना शुरू किया है। अब इसी लॉजिक के हिसाब से मैं आप लोग को एक टेबल बना के दिखाता हूँ, और वही चीज आप लोग को याद रखना है। पहला हम लोग यहाँ पे यूनिट को लेंगे, इसके बाद हमारे लिए हो गया टीएफसी, फिर हो गया टीवीसी, और इसके बाद टीसी। तो ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग ने 5 डिसाइड किया। ठीक है, 1 5 7 8 9 10 भी ले, ये फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट, क्योंकि फिक्स फैक्टर के ऊपर ये होने वाला खर्चा है। ठीक है, अब इसके बाद इस पॉइंट पे हम लोग ने ले लिया कितना, 0। चलो अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं मैंने लिया 10। ठीक है, यहाँ डिफरेंस कितने का गया है, तो 10 का गया है। इसके बाद मैं ले लेता हूँ 18, यहाँ डिफरेंस कितने का गया है, 8 का गया है। यहाँ ये एक टेक्निक है, पहले इस टेक्निक को समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे कि ऐसा हम लोग करते क्यों है। यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे है 8 का डिफरेंस। अब और डिफरेंस घटाते हैं तो ये हो जाएगा 24, यहाँ डिफरेंस कितना हो गया, 6 का। इसके बाद हम लोग लेते हैं 4 का डिफरेंस, फिर ले लेते हैं 2 का डिफरेंस। ठीक है, चाहे तो अभी अब डिफरेंस को 1 पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं 2 के बाद अब क्या करूं, रुक जाऊं। तो जहां पे भी आपको लगे कि अब आपको रुकना है, जैसे यहाँ पे 2 का डिफरेंस लेने के बाद अब मेरा मन कर रहा है कि मैं रुक जाऊं, आप रिपीट करोगे डिफरेंस को। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का है, फिर से 2 का डिफरेंस लेके आप यहाँ पे इसको पिक कर लोगे, और अब आप इंक्रीज करना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ 2 का डिफरेंस, इसके बाद 4 का डिफरेंस ले लेंगे 36,
इसके बाद ले लेते हैं 6 का डिफरेंस, ये हो गया मेरे लिए 42। 8 का डिफरेंस ले लेते हैं, ये हो गया मेरे लिए 50। अब आप यहाँ पे जोड़ोगे तो ये हो गया 05 15, इसके बाद हो गया 23 29 33 35 37, इसके बाद 41, इसके बाद हो गया 47, देन हो गया 55, ये छूट गया यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, तो 60, ये हो गया मेरे लिए 55। अब देखिए लॉजिक क्या है इसके पीछे, मैं बताता हूँ। आप मान लेते हैं कि फिक्स फैक्टर, आपको याद होगा फिक्स फैक्टर हमेशा रहता है फिक्स्ड। अब शॉर्ट पीरियड में अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो तो आपको याद होगा एक नियम जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको एक और तरीके से अगर हम लोग देखें तो रिटर्न्स टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसके अलावा रिटर्न्स टू फैक्टर का नियम भी कहा जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए शायद आपको याद होगा कि जब आप शॉर्ट पीरियड के अंदर धीरे धीरे वेरिएबल फैक्टर की मात्रा को बढ़ाते हो तो प्रोडक्शन क्या होगा, शुरुआत में बढ़ता है। कब तक बढ़ेगा, जब तक अपने मैक्सिमम तक ना पहुंच जाए। मान लेते हैं कि आपके पास 1 कट्ठा जमीन है, इस 1 कट्ठा जमीन के अंदर प्रोडक्शन आप कब तक बढ़ा सकते हो, तब तक बढ़ा सकते हो जब तक आप इस जमीन के मैक्सिमम कैपेसिटी तक ना पहुंच जाओ, तब तक क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। मान लेते हैं आप अपने मैक्सिमम स्टेज तक पहुंच चुके हो और फिर भी क्या कर रहे हो, लगातार वेरिएबल फैक्टर बढ़ाए जा रहे हो, तो अब क्या होगा, वेरिएबल फैक्टर के हिसाब से आपको रिटर्न तो मिलेगा नहीं, अब वो वेरिएबल फैक्टर आपके लिए बोझ बनने लगेगा। हाँ या ना भाई, देखो इस 1 कट्ठा जमीन के ऊपर 0 लोग काम कर रहा है, 0 लोग काम कर रहा है, प्रोडक्शन कुछ होगा ही नहीं। अब आप देख रहे हो कि इस पे एक व्यक्ति काम कर रहा है, तो एक व्यक्ति, ये जो एक व्यक्ति है ये आपके लिए क्या हो गया, वेरिएबल फैक्टर हो गया, और ये जो जमीन का टुकड़ा है ये आपके लिए क्या हो गया, फिक्स फैक्टर हो गया। इस जमीन के टुकड़े के ऊपर जो हो रहा है पैसा खर्च, आप इस्तेमाल करो तो भाई पैसा दोगे ना, तो ये क्या हो गया आपके लिए, फिक्स कॉस्ट हो गया। अब बात करते हैं, अब आपने एक व्यक्ति को हायर किया कि चलो भाई खेती करो, ठीक है। अब ये एक व्यक्ति जब खेती करेगा तो याद होगा प्रोडक्शन में बताया गया था 0 तो नहीं, अब कुछ तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा होगा, हाँ या ना। एक और व्यक्ति काम पे लगा, कुछ और वो कंट्रीब्यूट करेगा, प्रोडक्शन और होगा, हाँ या ना। एक और व्यक्ति काम पे लगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा। यहां पे देखिएगा धीरे धीरे आप क्या करो, वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हो। अब क्योंकि ये बढ़ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट आपको आपके हिसाब से लग रहा हो कि सर ये बढ़ना तो चाहिए, यहाँ क्यों घटते हुए नजर आ रहा है। रीजन मैं बताता हूं, ये क्योंकि घटते हुए इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि हर एक व्यक्ति जब आप काम पे लगा रहे हो तो वो कुछ ना कुछ योगदान दे रहा है, समझ में आ रहा है। और योगदान मिलने की वजह से क्या हो रहा है, ये आपके ऊपर बोझ नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही आपने 7वां आदमी को काम पे लगाया, 7वां वेरिएबल फैक्टर को यहाँ पे काम पे लगाओगे, ये क्या हो गया, आपने हायर किया किसान को, ठीक है, लेकिन ये बन के रह गया क्या, हेल्पर, पेमेंट लेगा किसान का, तो ये आदमी आपके लिए बोझ बना कि नहीं बना। अब यहां से डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो गया, फिर भी बाज नहीं आ रहे हो। अगला मामा का बेटा बेरोजगार बैठा हुआ है, उसको भी काम पे लगा दिया, फिर से इसको सैलरी किसका देना होगा, किसान का ही देना होगा, या तो अपने प्रॉफिट में से पैसा काट के देना होगा। यानी जब तक प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है तब तक आपका लागत क्या होगा, घटेगा। कहां तक घटते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये देखिए यहां तक घटते हुए दिखाई दे रहा है, यानी यहां तक आपके लिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स चल रहा है। लेकिन अभी आपने क्या किया, फिर भी बढ़ाते चले गए, तो यहां से डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो गया, फिर भी बाज नहीं आओगे तो एक समय के बाद क्या होगा, याद होगा, नेगेटिव रिटर्न्स का केस स्टार्ट हो जाता है। तो सेम वही चीज है, लॉजिक बस इतना याद रखिएगा कि प्रोडक्शन में आपने क्या पढ़ा था, शॉर्ट पीरियड के अंदर अगर हमको प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो वो केवल और केवल संभव तभी है जब हम लोग वेरिएबल फैक्टर की मात्रा को बढ़ाएंगे। जब वेरिएबल फैक्टर की मात्रा को आप बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन पहले इंक्रीज करेगा, तो जिस समय प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है उस समय हर बार जो आप वेरिएबल फैक्टर ला रहे हो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जब तक वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तब तक वो इंसान आपके लिए बोझ नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, शुरुआत में ये घटता है और फिर वापस क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया है यानी अलार्म मिल गया है, रुक जाओ, चेंज करो। क्यों, क्योंकि अब क्या हो रहा है, जितना आप लगा रहे हो उस हिसाब से रिटर्न आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसी लॉजिक के हिसाब से जब आप इसको पुट करोगे तो आपका ग्राफ फिक्स, ये टोटल कॉस्ट इस तरह से बनेगा, टीवीसी आपका इस तरीके से, और फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहता है,
फिक्स रहता है। आप ट्राई करके देखना, आपको डायग्राम जो होगा वो इसी तरीके का अपीयर दिखेगा। ठीक है, तो एक बार इस चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तभी आगे जाके हेल्प मिलने वाला है। इस चीज को कम से कम, ये टेबल को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए सो दैट कि आगे जब आपको बताया जाए तो कॉन्सेप्ट हमारा तगड़ा रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।